जी। तो कल स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमने चालू करा था अपना। ठीक है, और मैं आपसे एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, मुझे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के साथ दूसरा सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना होगा आप बता दो, क्योंकि इसके साथ मैं एक और सब्जेक्ट लेके चलूंगा, बट उस सब्जेक्ट को मैं टच पैड में पढ़ाऊंगा। दैट मीन सबको सब सेम दिखेगा, बस मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। ठीक है, तो शक्ल बहुत सालों से देख रहा हूँ, क्या करूँगा शक्ल देख के। ठीक है, क्योंकि अब मैं क्या थोड़ा फ्री टाइम में जैसे होता है ना यार, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो ट्रैवल करने के टाइम पर भी मैं आपका लेक्चर बना दूंगा, तो उसमें अच्छा फायदा ही है। ठीक है, तो कल जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमने चालू करा था, तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवीजन करा था, जिसमें हमने देखा था कि भाई डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैंने कल आपको बहुत छोटा सा डिफरेंस बताया। ये डिफरेंस हमने यार यूनिट नंबर 1 में बहुत तरीके से कर लिया, तो अभी इस पर इतना फोकस मैंने नहीं करा। हाँ, न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहा था तो थोड़ा बहुत बताना मेरा फर्स्ट था, मैंने बताया, तो ये इतना छोटा सा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैंने बहुत एक्सप्लेन करा आपको, थोड़ा रिविजन से बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने थोड़ा इंडिटरमिनेसी के बारे में पढ़ा, भाई स्टैटिक क्या होती है और काइनेमेटिक क्या होती है। मैंने इसको दुनिया भर के क्वेश्चन आपके सॉल्व करा रखे हैं। इंडिटरमिनेसी की मैंने दुनिया भर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, जिसमें आपके आईईएस के भी क्वेश्चन कर लोगे, गेट के क्वेश्चन भी कर लोगे, जे के क्वेश्चन भी कर लोगे, और असिस्टेंट इंजीनियर के भी क्वेश्चन कर लोगे, आप सब कर लोगे। ठीक है, बट कल मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कराया, थोड़ा जरूरी था। जरूरी क्यों था? क्योंकि मैं कल आपको एक एग्जाम्पल से, मैंने कल क्या करा था, आपको दो बीम्स बनाई थी, लाइक बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, बहुत कचरा हो गया इसमें। मैंने आपके सामने कल दो बीम बनाई थी, बीम नंबर 1 एंड बीम नंबर 2, और फिर हमने देखा था, जब इन दोनों बीम्स को हमने कंपैरिजन करा, तो हमने दोनों बीम्स की स्टैटिक और काइनेमेटिक, लाइक इस बीम की भी मैंने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करी, ये रही, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करी, जो कि ये रही, और बीम नंबर 2 की भी मैंने आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करा था, जो कि 4 आया था, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी करा था, जो कि 2 आया था। तो फिर हमने ये डिस्कस करा था कि भाई अगर इस बीम की बात करें तो यहां पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम है, और हमने यहां पर देखा यहां पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कम है। तो सबसे पहली बात तो जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो फोर्सेस को बताती है, सिंपल सी बात है। तो हमने किस तरीके से रिलेट करा था, हमने इसको रिलेट करा था, किस तरीके से करा था कि भाई इस बीम में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम आई है, और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या बताता है? फोर्सेस बताता है। सेकंड वाली बीम में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कम आई थी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या बताता है? मूवमेंट बताता है। फोर्सेस का यहाँ पर अननोन फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? लाइक शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। भाई अगर अननोन फोर्सेस की बात करें तो अननोन फोर्सेस का मतलब क्या होता है? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। और अगर हम अननोन मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट क्या होता है? एक तो होता है स्लोप और एक होता है डिफ्लेक्शन। स्लोप को हम रोटेशन बोलते हैं, डिफ्लेक्शन को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई जब इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमने बोला कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर आपके पास मिलता है जिसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम है, तो हम क्या करेंगे? पहले हमें पता है कि ये कम है, तो हम पहले वो कम अननोन फोर्सेस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अननोन मूवमेंट फाइंड करेंगे। कहने का मतलब क्या है? दो मेथड बनते हैं, एक मेथड बनता है फोर्स मेथड, एक मेथड बनता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? फोर्स मेथड हम तब यूज करते हैं, अभी और भी डिफरेंस होता है, मान लो दोनों की बराबर हो गई, दोनों की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बराबर होगी, तो मैं उसको आगे बताऊंगा, अभी के वो टॉपिक नहीं है। आप सोचोगे ना, मान लो सर दोनों दिन की बराबर आ रही, तो कौन सा मेथड? वो मैं आगे आपको मेथड सॉल्व करके बताऊंगा, अभी का मेथड नहीं है वो। तो ये हमें डिस्कस करा था कि जब कम सॉल्व करने से ही काम चल रहा है, तो हम कम सॉल्व करेंगे, तो हम 2 को सॉल्व करेंगे और 4 को अननोन को डिटरमाइन कर लेंगे। यहां पर क्या था? इन 2 को सॉल्व करेंगे और 4 को अननोन को डिटरमाइन कर लेंगे। समझने की बात कोशिश करना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यूज करोगे, मोमेंट बनेगा डिस्प्लेसमेंट, और जब हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, दैट मींस इन केस व्हेन, अब देखो सबसे पहले कंडीशन मैं लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या है क्वेश्चन? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात, फोर्स मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज लेस देन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है आपका, किसी में भी आ जाएगा, गेट में नहीं आएगा, आईईएस में, गेट में नहीं आएगा, आईईएस में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में क्या बन गया? भाई डिग्री ऑफ स्टैटिक कम है, कारण ये मैंने आपको 1 करोड़ बार बोल दिया, आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड हम कब यूज करते हैं? व्हेन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, व्हेन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज लेस देन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, 1 स्टार क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा व्हेन वी यूज फोर्स मेथड। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बाद बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस आपको बताऊं, तो पहला डिफरेंस तो आपके सामने है कि भाई ये इंडिटरमिनेसी वाला है। ठीक है,
सेकंड मेथड क्या होता है? देखो जी, अगर आपको इस मेथड में याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें ये सेलेक्ट करना है, जब हमें सेलेक्ट करना है कि हमें फोर्स मेथड फाइंड करना है, तो मैंने देखो आपको बार बार क्या बोला, जब हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इंडिटरमिनेसी कम है और अब हम फोर्स मेथड यूज करेंगे, तो जब ये फोर्स मेथड यूज करते हैं ना, जो हम पहली इक्वेशन बनाते हैं वो अननोन फोर्सेस की बनाते हैं। क्या बोला मैंने? जब हम फोर्स मेथड यूज, अब हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया कि भैया हमको फोर्स मेथड यूज करना है, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको फोर्स मेथड यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, जब फोर्स मेथड हमें यूज करना है तो हम सबसे पहले जो इक्वेशन बनाएंगे वो अननोन फोर्सेस की बनाते हैं। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अननोन्स आर टेकन रिडंडेंट फोर्सेस एंड रिएक्शन। जो हम अननोन्स लेंगे, अगर जैसे फोर्स मेथड आ गया, जो हम अननोन्स लेते हैं वो कौन से लेते हैं? फोर्स। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, अब हम अननोन्स, फोर्स मेथड क्या होता है, जब आप फोर्स मेथड को सेलेक्ट कर लेते हो तो आप जो अननोन फोर्सेस है ना, लाइक रिएक्शंस है ना, अननोन फोर्सेस, हम उसकी इक्वेशन पहले बनाएंगे और उसके विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन वी विल कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और जो भी सारी चीजें। देखो होगा क्या, फोर्स मेथड सेलेक्ट करा, हमें पता है कि भाई फोर्स मेथड में हमें फोर्सेस के साथ खेलना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें मूवमेंट के साथ खेलना है। तो जब हम फोर्स मेथड सेलेक्ट कर लेंगे तो हम सबसे पहले अननोन फोर्सेस लेंगे, अननोन फोर्सेस जब डिटरमाइन हो जाएंगे फिर हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करेंगे या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। देखो स्टेप बता रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अननोन फोर्सेस फाइंड करने हैं, अननोन फोर्सेस के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें उनका शियर फोर्स और बेंडिंग फाइंड करना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाई शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकल गया तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन कर लोगे। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, जो अननोन्स होंगे, अननोन्स आर टेकन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस स्लोप में लिख देता हूं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। दैट मींस जब मैं, ध्यान से देखना, हमारा काम क्या होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे फोर्सेस और मूवमेंट की इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब देखो कुछ सिंपल फंडा क्या है, टू फाइंड अननोन फोर्सेस रिडंडेंट कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिटन। अब ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होती है, देखो आप जब भी एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को, जब भी आप एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हो तो उसके लिए आपको तीन चीजें करनी पड़ेंगी। लाइक मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर हमें कभी भी एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब हम एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग फोर्स मेथड और बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड, ध्यान से देखना, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन जो बनानी पड़ती है वो बनानी पड़ती है, हमें कैसे इस वाले पेज में दे रहा हूँ, ठीक है जी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ। भाई हमें ये पता लग चुका है कि जब हम फोर्स मेथड है तो अननोन्स मैंने आपको बता दिया, हम जो अननोन्स लेंगे वो फोर्सेस लेंगे, यहाँ पर जो अननोन्स होंगे लाइक जो हमें डिटरमाइन करने होंगे वो डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस इस केस में डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड होगा और इस केस में पहले फोर्स फाइंड होगा। ध्यान से देखना, धीरे धीरे करके चलूंगा मैं। अब मान लो हमने फोर्स मेथड ले लिया, उसके सर आपने ही चलो बोल दिया फोर्स मेथड की तरह बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, पता है बच्चा स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्यों नहीं पढ़ पाता ढंग से, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस की एक भी ढंग की बुक नहीं है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की एक भी ढंग की बुक नहीं है, इंक्लूडिंग आईईएस कोचिंग्स, जो आईईएस कोचिंग्स भी है ना उनकी भी ढंग की, देखो स्वाम की अच्छी है, फ्लूइड मैकेनिक्स की अच्छी है, सॉइल मैकेनिक्स की, मैं बोलता हूँ जो आईईएस की कोचिंग से उनकी बुक्स सबसे बेस्ट होती है, पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तो वाही, देखो दो चीज़ों की बुक्स मुझे, आईईएस की कोचिंग्स की भी दो सब्जेक्ट्स की बुक मुझे बहुत वाहियात लगी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सेकंड वन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर की भी ढंग की बुक, तो ये तो बुक्स एक्चुअली होता है क्या, बच्चे को बुक्स अच्छी नहीं रहे, लाइक बीएमसी की बुक्स बहुत अच्छी है, तो बीएमसी अपने आप पढ़ लेता है, बट स्ट्रक्चर और स्टील अपने आप क्यों नहीं पढ़ पाता, क्योंकि एक भी बुक ढंग, सीरियसली इंडिया में मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस की 9 बुक्स हैं, उस 9 बुक्स में से मेरे को एक भी ढंग की बुक नहीं लगती, एक भी ढंग की नहीं है, किस में कुछ देर का है, तो ये जो हम चीज़ें आपको पढ़ाते हैं ना, ये मैं आपको 9 बुक्स का देखता हूँ यार, इसमें ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, बुक्स एक भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर हम फोर्स मेथड की बात कर रहे हैं, अब ध्यान देना, अब मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें भी ढंग से लिखी हुई मिलती हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात कर रहा हूँ। तो सर चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि यहाँ पर अननोन फोर्सेस होंगे जिससे हम इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, जिससे हम इक्वेशन जो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना वो यहाँ पर अननोन फोर्सेस से करेंगे, यहाँ पर अननोन डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, अननोन डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। अब आप एक चीज सब सीखिए, आपने बोल दिया कि चलो अननोन फोर्सेस और अननोन ये ठीक है, तो उसके बाद का काम बताओ ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहली जिसमें काम करेंगे वो बनाएंगे लोड
ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं फोर्स मेथड को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहला हमने, ठीक है, जैसे मान लो अननोन फोर्सेस तो आपको पता है, लाइक आर ए आर बी आर सी आर डी, अननोन फोर्सेस पता है, यहाँ पर थीटा 1 थीटा है, थीटा ए थीटा बी थीटा डी, डिफ्लेक्शन है, तो आपको अननोन्स तो डिस्प्लेसमेंट और अननोन फोर्सेस तो आपको पता है। ध्यान से देखना, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाऊंगा। अब बोलोगे सर ये लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, समझ में नहीं आ रही सर, ये लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है समझ में नहीं, लाइक मैं बोलूं डिफ्लेक्शन, आप ध्यान से देखना, मैं कोई भी एक लाइक मान लो कोई भी कैंटिलीवर बीम है, उस पर लोड लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन की बात करूं तो क्या है, P L³ अपॉन 3EI, मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दी, लाइक मान लो कोई कैंटिलीवर है, उस पर कोई फोर्स लगा है P, मैंने उस पर कोई भी इक्वेशन लिख दी मन से। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे भाइयों तो यहाँ पर P क्या है, P है आपका लोड, और लोड भी कौन सा, आप ध्यान से देखना, जो मेरे अननोन फोर्सेस हैं, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा तभी मजा आएगा, अननोन फोर्सेस। देखो भाई ध्यान से नहीं देखोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा सबसे पहला जो काम होता है फोर्स मेथड में, हमें पहचानने पड़ते हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बहुत कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक कोई भी बीम है, आर ए आर बी आर सी एंड आर डी, तो ये चारों क्या नोन सी। अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉन्टिन्यूअस बीम मैंने आपके सामने बनाई है, या फिर कॉन्टिन्यूअस बीम की मैं आपसे बात करूं तो ये आर ए आर बी आर सी क्या है, ये भाई ये सिंपल सी बात है, ये तो सर अननोन सी है। तो ये जो लोड डिफ्लेक्शन में बना रहा हूं, ये जो यहाँ पर लोड आता है ना, वो हमेशा लोड कौन सा लेते हैं, जो कि लाइक अगर मैं बात करूं, लाइक मैं लिख दूं, इसको लिख देता हूं मैं आर सी, लो आर सी। तो सबसे पहले हमें काम, ये इक्वेशंस कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये इक्वेशंस कैसे, सर आपने तो अभी डायरेक्ट लिख दिया, हाँ डायरेक्ट लिखा, ये बताने के लिए कि लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है। अगर ये इक्वेशन मान लो मैंने किसी भी चीज का डिफ्लेक्शन फाइंड कर, लाइक कैंटिलीवर था, उसका डिफ्लेक्शन फाइंड करा, मान लो डिफ्लेक्शन उसके फ्री एंड पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो जी, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिफ्लेक्शन, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे बनेगी वो हम बताएंगे आपको, वो हमारा काम है बनाने का। लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना दी, ये कैसे आया मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों चीजें होती है, जिसमें लोड भी है डिफ्लेक्शन भी। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की, अगर हम अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी हमें सबसे पहले काम करना है, लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन ही बनानी है, लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन ही बनानी। देखो ध्यान से देखना, बुक्स बहुत कंफ्यूजन है, देखो जी मैं आईएएस की कोचिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट उनकी जो दो फर्जी बुक्स हैं, लाइक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड आपका क्या कहते हैं ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन दोनों की बुक्स की मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं, बिल्कुल फर्जी तरीके, कुछ कहीं से भी कुछ चालू कर रहे हैं, अरे बिल्कुल तरीका होता चलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को अभी इक्वेशंस अगर हमें लेनी पड़ेगी, तो हमने मिटा दिया, ठीक है, आराम से मिटता है, ठीक है। अब चालू करते हैं, तो पहला काम तो था दोनों में आप क्या बनाओगे, लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन कर दिया ना। जब आपने दोनों मेथड में लोड डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम अब हमें जब फोर्स मेथड करना है तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे, वी विल डिटरमाइन जो भी अननोन फोर्सेस है, वी विल डिटरमाइन अननोन फोर्सेस, वी विल डिटरमाइन अननोन फोर्सेस, जो हमें फोर्स मेथड करा भाई, दोनों में लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर बताएंगे। उसके बाद हमारा जो फोर्स मेथड होगा उसमें हमारा पहला फर्ज क्या होगा कि हम जो अननोन फोर्सेस है ना उनको फाइंड करें, और जब अननोन फोर्सेस आप फोर्स मेथड में फाइंड कर लोगे, उसके बाद हम जैसे ही अननोन फोर्सेस लाइक कोई आर ए आर बी आर सी आर डी आपके पास हुई, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी विल डिटरमाइन shear force and bending moment we will determine shear force and bending moment। अब देखो सिंपल सा फोर्स मेथड में पहले लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम जो अननोन फोर्स है लाइक आर ए आर बी इन सबको डिटरमाइन करेंगे, और जब ये चारों डिटरमाइन हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, shear force और अपना डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन
जो शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, वो सारा का सारा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और जब ये आगे आपके पास फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा तो फिर आप लोग डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वी कैन डिटरमाइन डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जब अननोन डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमें लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाना है। लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन के बाद सेकंड, अब आपको सिंपल सी बात बताएं, जिस तरीके से आज हमने अननोन फोर्सेस डिटरमाइन करे थे, अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम वी विल डिटरमाइन इन सेकंड स्टेप इन डिस्प्लेसमेंट मेथड वी विल डिटरमाइन अननोन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फंड है, अननोन डिस्प्लेसमेंट we will determine unknown displacement। और जैसे ही unknown displacement लाइक स्लोप और या स्लोप फाइंड कर लिया, डिफ्लेक्शन फाइंड कर लिया, उसके बाद तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। उसके बाद जब ये दोनों चीजें फाइंड होगी विद द हेल्प ऑफ अननोन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम अगेन फोर्सेस या फोर्स ऑब्लिक या शियर फोर्स या सबसे पहले हम बोलेंगे, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। जब हम अननोन डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद जो अनलाइक, अगर मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बीम बनाई थी, मान लो उसमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 2 है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी थी 2। जब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 2 है और स्टैटिक मान लो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी 2 है और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी 4 है, तो जो कम होती है वो मेथड सेलेक्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जब कम होती है तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। तो याद रखो कि इसमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी 4 थी, दैट मींस 4 अननोन तो है ना। आप क्या करोगे, 2 अगर काइनेटिक इंडिटरमिनेसी कम है तो दैट मींस आप लोग क्या फाइंड कर लोगे, जो अननोन्स थे, जो अननोन्स मूवमेंट्स थे लाइक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वो आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद 4 अननोन भी तो थे, उसके बाद आप वो 4 अननोन फाइंड करोगे, और जब 4 अननोन फाइंड हो जाएंगे उसके बाद आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया इन दोनों मेथड में? दोनों में लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक में बनाई जाती है, दोनों में लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाई जाती है। और लोड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाने के बाद फोर्स मेथड में हम अननोन फोर्सेस फाइंड करेंगे, अननोन फोर्सेस का हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग पहले अननोन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, जो 2 थे, अगर आपको याद हो तो 4 स्टैटिक इंडिटरमिनेसी थी, 2 काइनेटिक इंडिटरमिनेसी थी, तो 4 हम फाइंड करेंगे। और 4 के बाद फिर हम अननोन फोर्सेस फाइंड करेंगे, जो 4 अननोन स्टैटिक इंडिटरमिनेसी थी वो 4 अननोन शो कर रही है, और उसके बाद हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। लिखो इसको। हाँ, ये टॉपिक लिखो पहले, ये टॉपिक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी, लिख लिया होगा आपने। चालू करते हैं। अब ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ मैं, ये दोनों डिफरेंसेस आप साथ में लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, या तो वो पहले लिख लो या ये पहले लिख लो, इनसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े टेढ़े होते हैं, तो आपको ये थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। दिमाग में बिठा दूंगा, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर आप एक चीज़ को बच्चे 2-4 बच्चे में से हज़ारों बच्चे पढ़े हैं, आज की तारीख में भी हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो एक ही चीज़ कुछ उसमें से है ना 5 लोग बोलते थे सर आप है ना एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हो। मैं कहता हूँ मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके भेजे में पढ़ते वक्त ही एंटर कर जाए, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि मैं आपके साथ आज गारंटी से बोलता हूँ, कोई भी रोड पे मान लो आप सब्जी लेने गए हो, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आप सब्जी लेने गए हो, मम्मी ने बोला सब्जी लेकर आ, आप टिंडे लेने चल गए और वहाँ पर आपका दोस्त मिल गया, मैं आपको बोलता हूँ बिना रिवीजन के आप सारे डिफरेंसेस बता दोगे, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया ना कि आपके भेजे में घुस चुके हैं वो। ये सारे डिफरेंसेस रोड पे खड़े होकर भी आप बता सकते हो। आज शाम को जाना, आप शाम को ट्राई करना, आपको सारे डिफरेंसेस याद होंगे। तो मैं बार बार बोलता इसलिए हूँ ताकि आपके भेजे के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। चालू करता हूँ। तो फोर्स मेथड सिंपल सी बात है, पता लग गया। अननोन्स देखो, सबसे पहले यहाँ पे अननोन फोर्सेस होते हैं और यहाँ पर अननोन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो मैंने आपको पीछे बताया ना वही लिखा हुआ है। अगर मैं आपको वो ना बताता, वो डायरेक्ट स्टेप पढ़ाता ना, अगर मैं आपको ये डायरेक्ट स्टेप पढ़ाता तो डायरेक्ट स्टेप समझ में नहीं आता। अब जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया सारा फंडा, अब ये देखना आपको क्लियरली इक्वल होगा। टू फाइंड अननोन फोर्सेस और रिडंडेंट कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिटन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कौन सी थी? यही लोड वाली, ये जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई ना। अभी कंपैटिबिलिटी देखा, टू फाइंड अननोन फोर्सेस रिडंडेंट कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिटन एंड टू फाइंड अननोन डिस्प्लेसमेंट जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर रिटन। भैया यही सिंपल सा है जो मैंने आपको 3 स्टेप बताने ही खोल के। इस लाइन, ये बुक्स में लाइन लिखी होती है, बच्चा समझ में नहीं पाता, मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, ये लाइन हर बुक में लिखी हुई है, बट बच्चा सोचता है ये क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है। भैया ये है सारी, ये है सारी इक्वेशंस, ये जो मैंने आपको फंडा बताया ना, ये जो स्टेप नंबर 2 लिखा है ना, इसका डिस्क्रिप्शन ये है पूरा। और मैं आपको ये लाइन क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाती है। फोर्स मेथड क्या होता है भैया, हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस बनाते हैं। इनका एलोबरेशन ये रहा,
ये है लिनियर इक्वेशन, इसलिए मैंने बोला ये लिख लो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन फोर्स मेथड कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस वे यूज, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर यूज, और इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। एंड नंबर ये वही मैंने बताया कि भाई सिंपल सी फंडा, ये तो हमने यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ा हुआ है कि आपको जितनी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, लाइक अगर मान लो मैं फोर्स मेथड यूज कर रहा हूँ तो मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से काम कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में मैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यूज कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जितनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, लाइक मान लो इस केस में 2 आई थी तो आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। वो लिखा हुआ है the number of compatibility equation is equal to degree of static indeterminacy। भाई जितनी static indeterminacy है मतलब उतने अननोन है, और जितने अननोन्स होते हैं, लाइक 3 अननोन है तो आपको 3 इक्वेशन सही होगी, 4 अननोन है तो आपको 4 इक्वेशन सही होगी, 50 अननोन है तो आपको 50 इक्वेशन सही होगी। तो भाई ने वो लिखा है कि जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो अननोन्स को बताती है, और जितने अननोन्स होंगे आपको उतनी ही इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। सेम गोज विद डिस्प्लेसमेंट मेथड, the number of equilibrium conditions needed is equal to degree of kinematic indeterminacy, क्योंकि degree of kinematic indeterminacy पे आता है unknown movements। तो जितने unknown movements है जो हम फाइंड नहीं कर सकते with the help of static equilibrium equation, भाई static equilibrium equation से जितने unknowns या जितने unknown movement हम फाइंड नहीं कर सकते वो kinematic indeterminacy होती है। और जितनी kinematic indeterminacy लाइक 3 आई तो आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। लिख लो पूरा का पूरा, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचो सर छोड़ दे, लिख लिया होगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको बता, देखो अब क्या लिखा है, सेम चीज लिखी हुई है बट थोड़ा मैंने और जो मैंने आपको याद, देखो इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये था, और ये जो था जो मैंने लिखा है वो आपका लिखा हुआ भी बताता हूं। देखो जो मैंने आपको बताया वो ये मैंने आपका सेकंड कंटेंट क्यों लगाया, क्योंकि कुछ बुक्स में अलग कंटेंट मिलता है, कुछ बुक्स में अलग कंटेंट मिलता है, इसलिए मैंने दोनों कंटेंट लगाया ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो समझाया, देखो जो समझाया वो इसके अंदर लिखा हुआ है, देखना। इन फोर्स मेथड वी अज्यूम फोर्सेस एंड मूवमेंट्स एज अननोन्स, सही बात है। फोर्स मेथड में हम फोर्स और मूवमेंट्स को अननोन्स मानते हैं एंड सॉल्व देम, देन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन फ्रॉम द फोर्सेस एंड मूवमेंट। मैंने आपको यही बताया ये पहले फोर्स मेथड में अननोन फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, अननोन फोर्सेस के बाद डिस्प्लेसमेंट, और देखो अननोन फोर्सेस के बाद आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जब फाइंड होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड वी अज्यूम डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन एज अननोन्स एंड सॉल्व देम, देन वी कैलकुलेट फोर्सेस एंड मोमेंट्स फ्रॉम देम। सिंपल सी फंडा है, जो बात आपको बताई एग्जैक्टली वही आपको लिखी हुई और आपको मेरे ख्याल से भेजे में बहुत अच्छी तरीके से जा चुकी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ क्योंकि अलग जगह हर जगह अलग अलग कंटेंट मिलता है तो मैं थोड़ा रिलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, ये रहा आपका 10 स्टार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है आपका 10 स्टार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये 10 स्टार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, अब देखो जो फोर्सेस मेथड होते हैं, जो फोर्स मेथड होते हैं और जो आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं, जो फोर्स मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको मैक्सिमम मेथड्स लिखे हुए हैं, ये बुक्स में आपको लिखे हुए नहीं मिलते, इसमें 2-4 लिख देती है बुक से, करती 2-4 मेथड लिख देती है। मैंने आपके सामने सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, आप कोई भी बुक उठा के दिखा देना, बोल देना सर ये सारे मेथड हमें बुक में मिल गए, मैं मान जाऊंगा आपको। आपके पास जो किताब ना स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, उसमें फोर्स मेथड देखना, कोई ना हर बुक ने कुछ ना कुछ मेथड्स गायब कर रखे हैं। कोई फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड गायब कर देता है, कोई आपका क्या कहते हैं मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन गायब कर देता है, ये सारी चीजें गायब कर देते हैं लोग, अपन गायब नहीं करेंगे, अपन तो एक्स्ट्रा लेवल में बिलीव करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो फोर्स मेथड थे और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड थे, उन दोनों के डिफरेंसेस आपको अच्छे से पता लग गए। अब देखो फोर्स मेथड अलग होते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड्स अलग होते हैं, और इस यूनिट में मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा फोर्स मेथड, क्योंकि हमारी ये हैबिट होती है कि हमें, देखो मैं आपसे पूछूं कि तेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि RA/RB रिएक्शन को फाइंड कर ले या डिफ्लेक्शन एट मिडल ऑफ बीम फाइंड कर ले। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि यार एक काम कर, तेरे पास 2 चॉइसेस है कि तेरे को किसी भी बीम के रिएक्शंस फाइंड करने हैं या किसी भी बीम के तेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो डिफ्लेक्शन, बच्चा थोड़ा बोला सर डिफ्लेक्शन तो सड़ा है, डिफ्लेक्शन फाइंड करने में बच्चा इंटरेस्टेड नहीं रहता है बिल्कुल भी। बच्चा रिएक्शन फाइंड कर लेगा, बोलेगा हाँ हम तो रिएक्शन कितनी जितनी दे दो उतनी फाइंड कर लेंगे, बट सर डिफ्लेक्शन अपना बस का नहीं है। तो अपन वही करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
फोर्सेस फाइंड करेंगे, फोर्स मेथड यूज करेंगे, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट मेथड पर भी जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड चालू कर दिया तो आपको कुछ हवा ही नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन और स्लोप के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करे हैं। मैंने तो करा दिया, बट आपने प्रैक्टिस करी नहीं करे वो मुझे पता नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों लगाया? क्योंकि भैया यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? वो पूछेगा आपसे, जैसे मैं पूछेगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड कौन सा मेथड है, फोर्स मेथड है या डिस्प्लेसमेंट मेथड है। सबसे पहला गेट भी पूछ लेगा, आईएएस भी पूछ लेगा, जे भी पूछ लेगा, ए भी पूछ लेगा। कुछ क्वेश्चंस चारों एग्जाम्स में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस चारों एग्जाम में आते हैं, वो आप चारों आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स मेथड की, तो सबसे पहली बात याद रखना कि फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड कंपैटिबिलिटी मेथड बोला जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है, आते हैं क्वेश्चन। टाइप ऑफ फोर्स मेथड को क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड कंपैटिबिलिटी मेथड। अभी फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी बोला जाता है, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे ये। ठीक है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन गया कि फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है और कंपैटिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड, अगर हम मेथड्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स मेथड है। सबसे पहले वर्चुअल वर्क यूनिट लोड मेथड, वर्चुअल वर्क यूनिट लोड मेथड। सेकंड, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। इसमें से कुछ सेम भी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैक्सवेल थ्योरम है, ये बेटीज थ्योरम है, ये दोनों रिलेट है। अभी मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स मेथड देख लेते हैं। वर्चुअल वर्क यूनिट लोड मेथड, सेकंड मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थर्ड थ्री मूवमेंट थ्योरम। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पूछ लेगा आपसे थ्री मूवमेंट थ्योरम कौन सा मेथड है, फोर्स मेथड है या डिस्प्लेसमेंट मेथड है। वो पूछ लेगा आपसे कि थ्री मूवमेंट थ्योरम कौन सा मेथड है, फोर्स मेथड है या डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, फोर्थ कास्टिग्लियानो थ्योरम, फिफ्थ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम या मैक्सवेल मोर्स इक्वेशन, इसको मैक्सवेल रेसिप्रोकल इक्वेशन लिखो। फिफ्थ कॉलम एनालॉजी मेथड, सेवेंथ बेटीज थ्योरम, एट थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, नाइन्थ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड एंड 10 स्ट्रेन एनर्जी मेथड। क्योंकि जो आपके स्ट्रेन एनर्जी है ना, इसका बहुत सारे मेथड बेस्ड है। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट करा, ये जो 10 है ना, बड़ा मैंने लिख रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें से 4 से 5 मेथड स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दैट मीन्स इसमें से इन मेथड में से 4 से 5 जो मेथड है वो आपके स्ट्रेन एनर्जी, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटीज थ्योरम, जैसे मैं क्या बात करता हूँ देखो बेटीज थ्योरम, ये स्ट्रेन एनर्जी पर बेस्ड है। जो बेटीज थ्योरम है वो आपका स्ट्रेन एनर्जी पर है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, इसको लिख लो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो ये आपका ये भी आपका देखो, मैं ब्लू से टिक कर रहा हूं। जो बेटीज थ्योरम है वो स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है ये भी आपका स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क है थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क है, ये भी आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड पर बेस्ड है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। और लास्ट कास्टिग्लियानो थ्योरम, इस पे तो लिखा ही है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। और ये जो लास्ट वाला मेथड है ना स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ लिया है। कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक यूनिट आती है स्ट्रेन एनर्जी। अगर मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात बताऊं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक यूनिट आती है स्ट्रेन एनर्जी। तो ये लास्ट में होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये आपको आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैं आपको हल्का सा रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि वो जो आपने स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है ना, उसी के ऊपर ये सारे मेथड्स बेस्ड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भैया फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मेथड्स बोला जाता है। और कौन जितने भी ना ये वो आपसे पूछ लेगा जो यूनिट लोड मेथड है वो कौन सा है, भाई फोर्स मेथड है। वो आपसे पूछ लेगा जो बेटीज थ्योरम है वो कौन सा मेथड है, भैया फोर्स मेथड है। वो पूछ लेगा जो आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है वो कौन सा मेथड है, फोर्स मेथड है। 10 स्टार लगा के इन सबको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड से है। लिख लिया होगा तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेथड क्या है। ठीक है, चालू करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, लाइक जो फोर्स मेथड है, बेटीज थ्योरम है, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क है, कास्टिग्लियानो थ्योरम है एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, फोर्स मेथड है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स मेथड है।
ये किस पर बेस्ड है? ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड पर बेस्ड है। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या है? जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा था। अब मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको स्ट्रेन एनर्जी रिवाइज नहीं कराएगा। हाँ, मैं उतना रिवाइज तो आपको कराऊंगा कि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेन? चलो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने फोर्स मेथड पढ़ लिए। फोर्स मेथड के बाद आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड भी है। एक्चुअली लिख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है ये लिख नहीं रहा, आपको ब्लर्ड भी दिख रहा है। ये फाइल ब्लर हो गई है थोड़ी सी, नहीं दिख तो रहा है आपको। ठीक है, मुझे वहां पर ज्यादा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ लेते हैं, फिर वापस हम फोर्स मेथड पर आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम वापस से फोर्स मेथड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन कौन से हैं, तो सिंपल सा है। सबसे पहला जो मेथड है वो आपका है फेमस मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है। सेकंड जो मेथड आपका डिस्प्लेसमेंट वो था आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थर्ड कानीस मेथड एंड फोर्थ स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो ये चार जनरली डिस्प्लेसमेंट मेथड है जो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे हम? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे, कानीस मेथड पढ़ेंगे, स्टिफनेस। ये भी आप 10 स्टार लगाओ क्योंकि इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। वो पूछ लेगा आपसे कानीस मेथड कौन सा मेथड है भाई, फोर्स मेथड है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है? वो आपसे पूछ लेगा जो आपका कानीस मेथड है वो कौन से टाइप का मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर कानीस कौन सा मेथड है आपका, क्योंकि कानीस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कानीस और बेडीज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों सेम सेम से रखते हैं। तो कानीस मेथड कौन सा होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट मेथड है। एंड आपका बेडीज थ्योरम कौन सा है? फोर्स मेथड है। ठीक है, चलो बर्तन ना ये लिख लो यार, लिख लो एक बार, लिख लो। ये चारों मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको जनरल है, मैं आपको आगे आगे और मेथड बताऊंगा, पर ये चार जनरल मेथड यूज होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रेन एनर्जी में। जैसे कि हमने देखा बेटीज थ्योरम, कास्टिग्लियानो, मैक्सवेल थ्योरम, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, ये चारों के चारों आपके डिपेंड है स्ट्रेन एनर्जी पर। अब स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? वर्क डन होती है। वर्क डन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। स्टील इलास्टिक भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। अगर हमने स्टील पर फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, ये एक स्टील का, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, ये एक स्टील का मेंबर है। अब स्टील का मेंबर बेचारा शांति से बैठा हुआ है, हमने फिर इस पर कुछ काम करा, इसको खींचने की कोशिश करी, हमने इसको खींचने की कोशिश करी, क्या करी? खींचने की कोशिश करी। तो जब हमने कोशिश करी खींचने की, तो हमने कुछ ना कुछ काम तो करा, वो होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? ध्यान से देखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई कितना फोर्स लगाया और कितना मेंबर एलोंगेट हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी की तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा? ये एक मेंबर था, इस मेंबर पर आपने फोर्स लगाया, इस मेंबर पर आपने फोर्स लगाया, तो हमने कुछ काम तो कराया ना इसको। जब मैं इसको खींच रहा हूं तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूं, कितना फोर्स, और ये मेंबर एलोंगेट होगा तो इस पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। भाई फोर्स लगाने से जो मेंबर है उस पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो एलोंगेट होगा, एलोंगेशन होगा, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। और जब मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो मेरे को वर्क डन, कितना वर्क आपने करा है, कितना वर्क डन आपने करा है, वो आपको पता लग जाएगा। अब क्या है कि स्टील मेंबर, जो कि इलास्टिक प्लास्टिक दोनों होता है, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है स्टील, जिसमें इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है। ठीक है, मान लो मैंने इसको एलोंगेट करा, ये खिंच भी गया, और ये जो एलोंगेट हुआ है वो हुआ है ओनली इलास्टिक लिमिट पर, लिखा है ना इलास्टिक लिमिट पर। जो हमने इलास्टिक लिमिट पर हमने जो स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद है ना, क्या भूल गए? सारा का सारा भूल गए। हुक्स लॉ क्या होता है पता है ना? अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मत पढ़ाओ यार, मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रिसर्च करवा दी है, तो उसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मत पढ़ाओ। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन कौन सा क्या ग्राफ होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो मैंने मेंबर को एलोंगेट करा, तो मान लो मेंबर जो एलोंगेट हुआ है वो अपने इलास्टिक लिमिट तक हुआ है। अब मेंबर अगर अपना इलास्टिक लिमिट तक एलोंगेट होता है, अब क्या हुआ, मैंने कुछ फोर्स लगाया था, स्टील मेंबर है, इलास्टोप्लास्टिक होता है, इलास्टिसिटी भी होती है, प्लास्टिसिटी भी होती है, मैंने इसको एलोंगेट करा, इसके अंदर एलोंगेशन आया। मान लो मैंने जो इसको एलोंगेट करा है, ध्यान से देखना, जो मैंने इसको एलोंगेट करा है वो इलास्टिक लिमिट तक एलोंगेट हुआ है। अब मैं फोर्स हटा देता हूं, तो जब स्टील इलास्टिक लिमिट तक एलोंगेट करते हैं, इलास्टिक लिमिट तक ही पहुंचा है, स्टील अपना इलास्टिक लिमिट तक ही पहुंचा है, तो जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा मेंबर क्या होता है, जब मैं इसको खींचता हूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लाइक मान लो ये एक मेंबर अभी ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये मेंबर ऐसे रखा हुआ है। अब मान लो इस मेंबर को मैंने हाइट पर रख दिया, तो ये गिरने की कोशिश करेगा।
भाई मान लो मेंबर अभी तो रखा हुआ है कोई, ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं, ये मेंबर यहाँ रखा हुआ है। अभी अगर मैं अपना हाथ हटा लूंगा तो ये मेंबर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसको जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पर रख देते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हाइट या उसके अंदर डिस्प्ले, कैसे बताऊं, ये मान लो एक हाइट पर है, अभी मैं अपना हाथ अगर मान लो हटा लूंगा तो ये यहीं पर रहेगा, नीचे गिर जाएगा, और बोलो नीचे गिर जाएगा। तो जब भी किसी मटेरियल को किसी हाइट पर रख दिया जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी ही है। अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। तो क्या हुआ, हमने मटेरियल पर फोर्स लगाया, उस पर वर्क डन करा, ध्यान से देखना, मैंने फोर्स लगाया, इसके अंदर एलोंगेशन हुआ, बट अगर हमने मटेरियल ओनली इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करा है और जब मैं अपना हाथ डालूंगा तो ये मेंबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चल जाएगा। अगर मान लो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चल गया तो इसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी ड्यू टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने क्या करा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करी, बट एटम मॉलिक्यूल्स ने अपनी मेहनत करी और अपने आप को वापस ले आए। अब स्ट्रेन एनर्जी भी क्यों होती है भाई, एटम मॉलिक्यूल्स के चक्कर में। मटेरियल किससे बना होता है, एटम मॉलिक्यूल से। तो जिसके अंदर के एटम मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने अंदर मेहनत करेंगे कि तुमने हमारी पोजीशन को बिगाड़ा है, हम अपनी पोजीशन पर वापस रिगेन करेंगे। बट स्टील इलास्टिक लिमिट तक ही अपने आप को रिगेन कर पाता है। स्टील अपने आप को इलास्टिक लिमिट तक ही रिगेन कर पाता है। तो क्या होगा, आपने उसको इलास्टिक लिमिट रखा तो इसके एटम मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए, तो एटम मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को वापस अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करी। तो क्या, जब आपने खींचा ना तो मटेरियल ने अपने अंदर स्ट्रेस जनरेट कर लिया, स्ट्रेस जनरेट कर लिया, ठीक है जी, स्ट्रेस जनरेट कर लिया कि भैया तुमने हमें खींचा। स्ट्रेस का काम क्या होता है कि जो भी डिफॉर्मेशन हुआ उसको वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आना, तो मटेरियल अपने आप को रिगेन करेगा। तो कहने का मतलब है जब हमने इसको खींचा ना तो हमने इस पर वर्क डन करा, इसके अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो ड्यू टू स्ट्रेस। वो एनर्जी कौन सी होती है, स्ट्रेन एनर्जी, जो इस जितना मैंने इलोंगेट करा था, अगर इलास्टिक लिमिट तक है, जितना मैंने इलोंगेट करा था इलास्टिक लिमिट तक, अगर ये वापस आ गया तो जितना मैंने मेहनत करी है और स्ट्रेन एनर्जी उसी पोजीशन पर वापस ले आया, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। दैट मींस ये होता है एक्सटर्नल वर्क डन जो मैंने करा है, एक्सटर्नल जो मैंने फोर्स लगाया था, और ये होता है आपका जो मटेरियल अपने अंदर एनर्जी ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। ये फोर्स कौन सा है, अगर मान लो मैं इसको खींच रहा हूं तो ये नॉर्मल फोर्स है ना, देखो ये शियर फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, दिस इज नॉर्मल फोर्स। तो मैं इस पर नॉर्मल फोर्स लगा, मैं इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा था, मैं इस पर टेंसाइल फोर्स लगा था, तो क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ। ऐसा नहीं कि नॉर्मल भी होता है, टॉर्क भी होता है, सब कुछ होता है, बट इस कंडीशन में मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ तो मैं इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो जाती है और स्ट्रेन एनर्जी फिर अपने आप को वापस लेकर आ जाती है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि जो जितना खींचा था वापस आ गया, तो जितना वर्क डन मैंने उसको खींचने में करा, स्ट्रेन एनर्जी ने उतनी ही मेहनत उसको वापस अपनी पोजीशन पर लाने में करते हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नॉर्मल वैसे ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्ट्रेस हर टाइप होता है। मान लो अभी मैं इस पर ट्रांसवर्स फोर्स लगा रहा हूँ या टॉर्क लगा रहा हूँ तो वापस से अपनी पोजीशन पर रिगेन करेगा, अगर इलास्टिक लिमिट तक गया है तो ठीक है। पढ़ते हैं इसने क्या लिखा, क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। क्या होता है जब बच्चा स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ता है तो टीचर सोचते हैं यार स्ट्रेन एनर्जी तो इसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था तो वो इसको बताते नहीं है, बट मेरा फर्ज है कि अगर स्ट्रेन एनर्जी इतना ही ज्यादा इन फोर्स मेथड में रोल में आएगा तो मैं आपको स्ट्रेन एनर्जी का एक बार रिविजन जरूर कराऊं, वरना उसके बिना मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो जो मैंने आपको बताया वही है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल सडन और इंपैक्ट। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, सडन इंपैक्ट का मतलब एकदम से फोर्स लगा दिया। वो पंखे वाला एग्जांपल याद है, मान लो गर्मी हो रही है, पहले 0 पे फैन था, फिर 1 पर फैन करा, फिर 2 पर फैन करा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये धीरे धीरे हमने बढ़ाया। अब क्या होता है, ज्यादा गर्मी तो डायरेक्ट 5 पर चलाते हैं तो वो होता है सडन लोड, धीरे धीरे करके फैन का रेगुलेटर करेंगे तो वो होता है ग्रेजुअल लोड। तो बता रखा है यार, है ना। व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल सडन इंपैक्ट द बॉडी डिफॉर्म्स एंड वर्क इज डन अपॉन इट। वर्क डन हो गया उसको डिफॉर्म करने में। फिर क्या करा, अगर आपने बॉडी को, जो स्टील है इलास्टोप्लास्टिक, if steel is stretched up to elastic limit and not exceeded elastic limit, so this work is stored in the body as strain energy. The work done or energy stored in the body is called as strain energy. जो कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, किस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेस जनरेट होती है और वापस स्ट्रेन एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जिस तरीके से आप मेटेरियल को हाइट में रखोगे तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो नीचे गिरने की कोशिश करता है, ठीक है। एनर्जी is stored in the body during deformation process and this energy is called strain energy and strain energy is equals to work done, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, स्ट्रेन एनर्जी
अब देखना स्ट्रेन एनर्जी के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक ड्यू टू एक्सियल लोड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, लाइक मैंने एक मेंबर था, अभी मैंने यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगाया था, तो ये कौन सा स्ट्रेस है भाई? एक्सियल स्ट्रेस है। एक्सियल स्ट्रेस क्या था? जो अलोंग द लेंथ लगता है, जैसे मान लो लेंथ है, अलोंग द लेंथ जो अगर फोर्स लगेगा, अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर अगर फोर्स लगेगा तो वो एक्सियल लोड होता है, और एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होता है, एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस का टॉपिक था। सेकंड, बेंडिंग। मान लो ये बीम है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसके अंदर बेंडिंग हुई, तो बेंडिंग जो होगी, बेंडिंग की वजह से भी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होती है। जो स्ट्रेन एनर्जी जनरेट है वो अभी आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, हड़बड़ी नहीं है मुझको। तो लाइक स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल, बेंडिंग, टॉर्शन, डायरेक्ट शियर एंड ट्रांसवर्स शियर। ट्रांसवर्स शियर क्या होता है भाई? आपने शियर फोर्स लगा दिया है ना, ठीक है। अब अगर जो मेन आपका रोल में आएगा भाई, स्ट्रेन एनर्जी दुनिया भर की होती है, एक्सियल, बेंडिंग, टॉर्शन, डायरेक्ट शियर, ट्रांसवर्स शियर। आपका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में रोल आने वाला है स्ट्रेन एनर्जी का, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में रोल आने वाला है स्ट्रेन एनर्जी का, वो दो का आएगा। एक आएगा आपके पास एक्सियल का, ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनकी डेरिवेशन मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करा रखी, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है करा रखा है। मैं आपको एक बता देता हूँ एक्सियल स्ट्रेस का, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने आपको सारे डेरिवेशन करा के रखे हुए हैं। बट आप बोल सकते हो कि सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हो, तो मैं बोलूंगा नहीं यार, मैंने एक एक चीजों का, इन सबके डेरिवेशन मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करा चुका हूँ। और मैंने आपको बोला कि बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं पढ़ पाओगे। दुनिया भर के टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस बता देता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू, ध्यान से देखना, ग्रेजुअल लोडिंग। आपने क्या करा, धीरे धीरे करके लोड लगाया। स्ट्रेन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो ये बार है, आप इसकी जो लेंथ थी, मैं आपको एक केस बता देता हूँ, लोड वाला, बेंडिंग वाला मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रखा है। ये बार है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है। आपने फोर्स लगा दिया P का, तो जब हम फोर्स लगाएंगे इस पर, अब क्या ग्रेजुअल लोड है, तो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? जीरो था पहले लोड, फिर P पर गया। भाई ग्रेजुअल लोड का मतलब क्या होता है? पहले फोर्स जीरो था, ग्रेजुअल का मतलब, जैसे मैंने आपको फैन का एग्जांपल बताया था, जब हमें गर्मी लगती है, जब सर्दी आती है, तो हम 1 पर फैन रखते, 0 पर फैन था, फिर 1 पर रखा, फिर 2 पर, 3 पर, तो ये ग्रेजुअल होता है। और जब मई जून का महीना आ जाता है तो आप डायरेक्ट 5 पर मतलब चलाते हो, क्योंकि आपको वो होता है सडन लोड, और धीरे धीरे करते तो ग्रेजुअल लोड। तो मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ ग्रेजुअल लोड की वजह से। एक बार है, प्रिज्मेटिक बार है, इस पर आपने P लोड लगा दिया, L लेंथ ऑफ बार है, A इसका एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब जब मैंने लोड लगाया तो इसके अंदर आ जाएगा डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, डेल L, ये इलोंगेशन है। और डेल L क्या, जब मैंने फोर्स लगाया, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्सियल फोर्स है, देखो ये लेंथ है, लेंथ की डायरेक्शन में, जब लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स। और एक्सियल फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है आपका? एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल फोर्स कैसे क्या डेवलप होता है आपका? एक्सियल स्ट्रेस। तो सिग्मा क्या है आपका? एक्सियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको सबसे अच्छे से पता है। हुक्स लॉ क्या होता है, ये बच्चों वाली चीजें मत पूछा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की 3rd यूनिट पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की 3rd यूनिट पढ़ रहे हो, तो मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मत पूछना, मैं सबको पता है, ठीक है। आगे एक बार चालू करते हैं। तो आपने क्या करा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सब आपको पता लग गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेंबर था, ग्रेजुअल लोड लगाया, जीरो, पहले लोड जीरो था, फिर P बना, तो अगर मैं एवरेज लोड लूं तो क्या होगा? 0 + P डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू P बाय 2। अगर मैं एवरेज लोड लूंगा, दोनों का पहले 0 था, फिर P पर लग गया, तो अगर मैं आपका एवरेज लोड लूंगा तो आपका एवरेज लोड का बन जाएगा 0 + P डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, इतना तो आपने समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इसको छोड़ो। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन कितना, क्योंकि वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी की इक्वल आएगी, तो वर्क डन कितना हो? फोर्स, फोर्स कितना था हमारे पास? P। अब P ही है, ग्रेजुअल लोड है तो पहले 0 था, फिर P क्या, तो जो टोटल हमारे पास फोर्स बना वो P/2 है, क्योंकि ग्रेजुअल है ना, तो पहले 0 पर होगा, फिर P पर गया है, तो फोर्स कितना हुआ? P/2। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? डेल L। ये हमारा वर्क डन है।
हमारा वर्क डन कहीं आपको दिख नहीं रहा है इधर, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। हमारा जो वर्क डन है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका ग्रेजुअल था डिवाइडेड बाय p/2। एक डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये ऐसा नहीं लगे कि सर ये डायरेक्ट कहां से आ गया है। मैं उनमें से तो हूं नहीं जो डायरेक्ट पढ़ाने में बिलीव रखते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो भाई हमने तो कॉन्सेप्ट ये पूछ सुना है कि भाई स्ट्रेन एनर्जी और वर्क डन इक्वल होते हैं, तो वर्क डन का हम फार्मूला निकाल चुके हैं। अब हम स्ट्रेन एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन की इक्वल होती है। वर्क डन क्या है, हाफ इंटू पी, ये पी है, हाफ इंटू पी इंटू डेल, ठीक है। इन्होंने आर गलत लिखा हुआ, पी है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, p/2 इंटू डेल, ठीक है, p/2 इंटू डेल, ये रहा आपका वर्क डन। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस का, एक्सियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है भाई। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या है, P क्या है, ये फोर्स है, P क्या है, दैट मींस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये P क्या है, हमारा फोर्स है। तो यहां से P किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, P किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो आप देख सकते हो कि यहां पर P को इन्होंने रख दिया स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। अब डेल एल क्या है, डेल एल इज इलोंगेशन। डेल एल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं डेल एल क्या है, तो डेल एल इलोंगेशन था। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं आपसे स्ट्रेन पूछूं कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आप देखोगे डेल एल क्या था, एलोंगेशन था, चेंज इन लेंथ था, पहले लेंथ एल थी, फिर आपने फोर्स लगा दिया तो उसमें डेल एल एलोंगेशन आ गया। तो अगर मैं आपसे स्ट्रेन की बात पूछूं तो स्ट्रेन क्या है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आप देख सकते हो ये डेल एल है, इसको देखो यहां से डेल एल क्या निकल के आता है, डेल एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एल। तो आप देख सकते हो जो P था वो सिग्मा इंटू इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और जो आपका डेल एल था उन्होंने स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ध्यान से देखते आना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मैं आपसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछूं, मुझे पुरानी चीजें याद आती आ रही है। आज से 2-2.5 साल पहले मैंने अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला लेक्चर चालू करा था, है ना। तब से तो बहुत चेंज आ गया, अपन तब इतना छोटा सा बोर्ड था, फिर वाइट बोर्ड आया, फिर बड़ा वाला वाइट बोर्ड आया, फिर डिजिटल बोर्ड आया, अब मैं टच पैड पे भी आने वाला हूँ। देखो यार हेल्थ खराब थी इसलिए थोड़ा रेगुलर हो गया, वरना तो भाई अगर हमारे लेक्चर्स रेगुलर नहीं आते हैं तो उसमें दोनों का लॉस है, आपका भी लॉस है, आपकी पढ़ाई लॉस हो रही है, आपका करियर है, और हमारा भी लॉस होता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ भगवान से प्रार्थना करा करो यार, तुम अपने लिए तो दुआ करते हो, मेरे लिए भी कर लिया करो, मेरे लिए भी कर लिया करो कि सर आप लेक्चर्स रेगुलर बना, हमारे लिए भी दुआ करो यार, ऐसी बात थोड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स को हमने स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये डेरिवेशन समझना जरूरी है। आप बोलोगे सर आप क्यों डेरिवेशन पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये जो मैं आपको सारे मेथड्स पढ़ाऊंगा ना आगे, ये सारे स्ट्रेन एनर्जी पर ही बेस्ड है, ये सारे स्ट्रेन एनर्जी पर ही बेस्ड है। तो कुछ नहीं करा, फोर्स को स्ट्रेस इंटू एरिया लिख दिया। आप बोलोगे सर स्ट्रेंथोमेट्री का टॉपिक है, अबे नहीं पढ़ो, ये आपका इसी में काम आएगा, ये समझा रहा हूँ, बिना समझे मजा नहीं आता चीजों को। स्ट्रेस इंटू एरिया, डेल एल को हमने स्ट्रेन इंटू लेंथ लिया यहाँ से निकाल के। अब आपका जब ई होता है, ई क्या होता है, स्ट्रेस कितना सिग्मा, और स्ट्रेन कितना होता है आपका एप्सिलॉन। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो एप्सिलॉन मेरा आया था ना ये वाला, इसको मैं यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन ई, तो इसको हमने सिग्मा अपॉन ई से रिप्लेस कर दिया। फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इनटू 2e। सिग्मा स्ट्रेन एनर्जी को हम कैपिटल क्योंकि यू, पोटेंशियल एनर्जी को भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेन एनर्जी को भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली जो आप देख रहे हो जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बना, देखो ना ये सिग्मा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बन गया, नीचे 2e से मल्टीप्लाई हो, 2a था l, तो ये आपका, और एरिया इनटू l क्या होता है, वॉल्यूम। जब मैं एरिया को, किसी भी मेंबर के एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी भी मेंबर के एरिया को जब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है वॉल्यूम। तो a इंटू एल मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम। तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम। आप बोलोगे सर डेरिवेशन मत पढ़ाओ, मैं बोलूंगा जरूरी है पढ़ो,
तभी आगे जाके सारे मेथड सॉल्व कर पाओगे, कास्टिग्लियानो थ्योरम ऑफ दिस, तभी कर पाओगे आगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप इसको लिखो, ये लिखना जरूरी है, आप इसको लिखो, ये लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बिना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वर्कडन को फुल लिख लो, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने स्ट्रेंथ मटेरियल सब पढ़ लिया, आप बस वर्कडन वाला फॉर्मूला लिखो और फाइनली इस तरीके से लिखो तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगर हम आगे बात डिस्कस करें तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, स्ट्रेन एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इनटू v, व्हिच इज इक्वल्स टू, अब देखो सिग्मा स्क्वायर हमने क्या आया था, u इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इनटू वॉल्यूम, u इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो हमने एक्सियल फोर्स, देखो ग्रेजुअल लोड क्या होता है, एक्सियल, अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, तो भैया ये एक्सियल लोड ही तो है, एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो देखो पहला वाला जो केस लिखा हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स एक्सियल लोड व्हिच इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, आप देखो यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर, इन्होंने यहां पर स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करा हुआ है, बिकॉज़ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या हो गया, देखो स्ट्रेस इक्वल्स टू, तो यहां पर स्ट्रेस का स्क्वायर है तो फोर्स का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर, फोर्स का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर, ई तो पहले से ही था, और ये आपका ठीक है, हाँ ठीक है। वॉल्यूम को भी इन्होंने a into l लिखा हुआ है, तो वो फर्क नहीं पड़ता हमें, वॉल्यूम का लिखा हुआ है a into l, ठीक है। तो ये इसी का कन्वर्टेड फॉर्म है। अब ये टोटल मेंबर के लिए आप ध्यान से देखना, ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपका टोटल लेंथ के लिए था। मान लो मुझे छोटी सी लेंथ पर निकालना है, dx लेंथ पर निकालना है, भाई ये जो हमने फॉर्मूला फाइंड करा है स्ट्रेन एनर्जी का, ये मेंबर की टोटल लेंथ के लिए करा हुआ है। मान लो मुझे मेंबर की टोटल लेंथ के लिए चाहिए, मुझे छोटे से पोर्शन के लिए चाहिए, इस पोर्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, तो हम इसको dx की फॉर्म में लिख देते हैं 0 to l dx into 2e। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और अब नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर से मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मुझे एक सब्जेक्ट और बता दो कौन सा चालू करना है, क्योंकि नेक्स्ट उससे मैं आपका दूसरा सब्जेक्ट भी चालू कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।